थोड़ी देर बाद मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया कि तभी पूनम रसोई में आकर बोली, सुन बुढ़िया, तुम्हें किसी भी हाल में बाहर नहीं आना है। मैंने सारे मेहमानों को तुम्हारे तीर्थ यात्रा पर जाने की बात कह रखी है, इसलिए गलती से भी अपना चेहरा मत दिखा देना। कहकर पूनम बाहर चली गई। उसके बाद पार्टी शुरू हो गई। पूरे दिन रसोई में बैठे बैठे सुधा जी की हालत खराब हो रही थी। ऊपर से उनसे काम भी करवाया जा रहा था। हलवाई तो बीच बीच में बाहर जाकर पंखे के नीचे बैठ जाता था, पर सुधा जी को बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं थी। कुछ घंटे बाद हलवाई जाकर सुधा जी से बोला, अम्मा, बस पार्टी खत्म ही समझो, अब तुम भी खाना खा लो, फिर बाहर चली जाना, थोड़ा आराम कर लेना। भूख तो सुधा जी को भी काफ़ी लग रही थी और सुबह से खाने के बीच में बैठकर भी वो एक निवाला भी नहीं खा पाई, क्योंकि पूनम की पूरी नज़र सुधा जी पर थी। जब सारे मेहमान चले गए तो पूनम रसोई घर में आई। उसने हलवाई को पैसे दिए और उस हलवाई से कहा, मैडम, बर्तन को धोने के लिए एक साबुन दे दीजिए और अपने श्यामू को थोड़ा कुछ दे दीजिए जो सारे बर्तन धो देगा। हलवाई की बात सुनते ही पूनम भड़क गई। किसी को कुछ नहीं दूंगी, जब बर्तन धोने वाली है मेरे पास तो मैं फोकट में किसी को पैसे क्यों दूं। और अपने श्यामू से कह देना कि जो खाना बचा है वो ले जाए और तुम भी ले जाना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकती। पर मैडम, इतने बड़े बड़े बर्तन इस बेचारी अम्मा से कैसे धोएंगे। जहाँ पार्टी में इतने पैसे खर्च किए वहाँ थोड़े से पैसे और खर्च हो जाएंगे तो क्या होगा। बेचारे उस गरीब का भी भला हो जाएगा। हलवाई ने कहा। तो पूनम बोली, तुम्हें क्या पड़ी है इस बुढ़िया की। तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल गए ना, तो अब अपना रास्ता नापो। मैं कोई यहाँ सामान सेवा करने नहीं बैठी हूँ, और इतना खाना दे तो रही हूँ मुफ्त में, उसका कोई मोल नहीं है क्या। बाजार में आटे दाल का भाव पता भी है। अरे, इसकी पूरी साल की कमाई से भी यह ऐसा खाना नहीं खा पाएगा जो इसे मैं यूं ही दे रही हूँ। पूनम ने कहा। तो हलवाई बोला, पर मैडम, अम्मा ने कुछ भी नहीं खाया, वो कब से काम लगी हुई है, और जब इतना खाना बचा ही है तो उनके लिए भी कुछ रख लीजिए। हलवाई के इतना कहते ही पूनम जोर से बोली कि तुम यहाँ से जाते हो या नहीं, या फिर तुम लोगों से भी यह खाना ले लूं। वैसे भी ऐसा खाना इस बुढ़िया को पछता नहीं है। हलवाई बेचारा और क्या बोलता। उसने सुधा जी को एक दया की दृष्टि से देखा और चला गया। उसके जाते ही पूनम सुधा जी से बोली, सुन बुढ़िया, अभी काम खत्म नहीं हुआ, सारे बर्तन धोने हैं, उसके बाद इस जगह की सफाई भी करनी है। बहू की बात सुनकर सुधा जी बोली, बहू, तुम्हारे सारा खाने उन्हें दे दिया, मैं क्या खाऊंगी। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बुढ़िया, यह सारा काम पहले ख़त्म कर लो, फिर दूंगी खाना तुम्हें। अगर पहले ही तुम्हें खाना मिल जाएगा तो तुम सुस्ता कर काम करोगी, इसलिए पहले काम ख़त्म करो, फिर खाना मिलेगा। पर खाना तो तुमने सब दे दिया, सुधा जी ने कहा। ओ बुढ़िया, तुझे क्या लगा आज घर में पार्टी है तो तुझे भी दावत मिलेगी। तेरा खाना फ्रिज में पड़ा है, कल के बासी चावल। बड़ी आई हलवा पूरी खाने वाली। इतना कहकर पूनम वहां से चली गई। उसके जाते ही सुधा जी अपने आंसू रोक नहीं पाई। सुबह से काम किया, एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला, लेकिन फिर भी उसे मिला क्या, वही बासी दाल चावल। आखिर ऐसा क्या पाप किया था मैंने जो मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। सोचते हुए सुधा जी वहाँ से खड़ी हो गई कि चलो, भूख तो जोरों की लगी है, उसको मिटाना तो पड़ेगा ही, चाहे दाल चावल बासी ही क्यों ना हो। मन में बड़बड़ाते हुए सुधा जी झूठे बर्तनों को समेटने लगी, पर जब वो एक पतीला लेकर उसके ढक्कन को हटाने लगी तो हैरान हो गई, क्योंकि उसने थोड़ा खाना बचा था। वो समझ गई यह उस हलवाई का काम है। उसने सारा खाना लेते समय मेरे लिए
सारे पीतलों में थोड़ा थोड़ा खाना छोड़ दिया है। सुधा जी हलवाई को दुआ देने लगी और जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। खाना खाकर सुधा जी बड़े बड़े पतीलों को बड़ी ही मेहनत से धो रही थी कि तभी उनका बेटा विकास आकर बोला, ये धीरे धीरे क्या कर रही हो माँ, जरा जल्दी हाथ लगा चलाओ, खाती तो इतना हो, सब कहाँ चला जाता है। यह सुनकर सुधा जी बोली, हाँ बेटा, खाती तो बहुत तू, पर खाना नहीं, अपनी इज्जत, अपना अपमान। पता नहीं लोग बच्चों के लिए इतनी मिन्नतें क्यों मांगते हैं। जो बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, ऐसे बच्चों से तो बे औलाद होना ही अच्छा है। सुधा जी बात सुनकर विकास बोला, कहते ऐसे रही हो बुढ़िया जैसे, मुझे पैदा करके मुझ पर बड़ा एहसान किया है। अरे अच्छा होता जो तुम मुझे पैदा ही ना करती, तो शायद मैं किसी रईस के घर में जन्म लेता। दिया ही क्या आज तक तुमने मुझे, खुद कंगाल हो, मुझे क्या दोगी। ऊपर से इतने सालों से मेरे सिर पर बोझ बनी बैठी हो। तुम्हें पालते पालते तो मैं ही चला जाऊंगा। विकास ने कहा। तो सुधा जी बोली, बेटा, हमेशा से तो यही सुनती आई हूँ कि माता पिता बच्चों को पालते हैं, पर आज जाना कि बच्चे भी माता पिता को पालते हैं। हाँ तो पाल ही रहा हूँ। माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते, और एक तुम लोग हो, एक टूटा फूटा घर दिया है मुझे, जिसको बनाने में मेरी खटिया खड़ी हो गई। ऊपर से तुम्हारा खाना पीना, दवाइयाँ, कपड़ों पर खर्च, क्या काम है जो इतना बोल रही हो। कहकर विकास वहाँ से चला गया। बेटे की बात सुनकर सुधा जी की आंखें भर आई और सोचने लगी कि बच्चे ये कैसे भूल जाते हैं कि उनका जीवन ही माता पिता की देन है, जो वो अपनी पूरी ज़िंदगी देकर भी चुका नहीं सकते। खैर, सुधा जी को अब इन सब बातों की आदत हो गई थी। एक दिन सुधा जी घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि तभी वहाँ बही हलवाई आया। उसने देखकर पूनम, जो बही आंगन में बैठे बैठे फ़ोन पर बातें कर रही थी, कहने लगी, क्या हुआ, क्या चाहिए। तो हलवाई बोला, वो उस दिन मेरी एक बड़ी करछी शायद यहीं छूट गई थी, तो वही लेने आया हूँ। तो पूनम बोली कि जाकर रसोई में देख लो, और ये बुढ़िया तुम भी जाओ उनके साथ अंदर, देखना कहीं हमारा सामान चुरा कर न ले जाए, कोई भरोसा नहीं है इन लोगों का। पूनम ने कहा। तो सुधा जी हलवाई से पीछे पीछे रसोई में चली गई, और रसोई में जाते ही हलवाई बोला, अम्मा सुनो, मैं तो यहाँ बस कड़छी के बहाने आया हूँ, दरअसल बात कुछ और है। उस दिन तुम बता रही थी ना कि तुम्हें हलवा और खीर बहुत अच्छा बनाना आता है, इसलिए तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। नवरात्रा चल रहा है, तो एक सेठ भंडारा बनवा रहा है। अगर भंडारे में तुम्हें हलवा और खीर पूरी बना दी तो यकीन मानो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। पर मैं यहाँ से कहीं निकल नहीं सकती, तो वहाँ कैसे जाऊँगी, और बेटे बहू की गुलामी की ज़िंदगी से ही परेशान हूँ। अगर उन्हें मेरे इस काम का पता चलेगा तो वो मुझसे घर और बाहर दोनों जगह के काम करा करा कर पीट डालेंगे। नवा वना तुम तो रहने दो, मेरे लिए इतना सोचा उसके लिए शुक्रिया, पर मुझे अपना हुनर किसी को नहीं दिखाना। सुधा जी ने हलवाई बोला, अम्मा, तुम यहाँ से कोई और बहाना बनाकर निकलना। देखो अम्मा, तुम अपने बेटे बहू की गुलामी क्यों करती हो। जब तुम्हारे पास कमाई होती है तो फिर तुम्हें किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। जरा सोचो इस बारे में। और हाँ, ये लो मेरा नंबर, अगर करने का मन हो तो बस इस नंबर का कॉल कर देना। एक बात याद रखना, यह कोई छोटा मोटा सेट नहीं है। हलवाई ये कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन पूनम सुधा जी से बोली, सुन बुढ़िया, आज बस मेरे लिए ही खाना बनाना। ये आज बाहर ही जाएंगे, और तेरा तो कल का बचा खाना फ्रिज में रखा है,
सुधाजी को तो हर रोज बासी खाना ही मिलता था, पर आज पूनम के ऐसा कहने पर सुधाजी को बहुत गुस्सा आया और वो खाना बनाकर मंदिर जाने के बहाने हलवाई को फोन करके उसके काम के लिए हाँ बोल दिया। वो अब जब भी हलवाई कहता तो सुधा जी वहीं चली जाती। उस सेठ के घर खीर बनाने के बाद वो इतनी प्रसिद्ध हो गई कि कई लोग ने उन्हें अपने यहाँ पूजा में भंडारा बनाने का ऑर्डर दे दिया। वो अब ज़्यादातर मंदिर के बहाने घर से निकलने लगी। इस पर पूनम को शक हुआ, पर उसने सोचा कि चलो घर के काम करके ही तो जाती है, चाहे जाना चाहे जहाँ जाना। उसने तो कभी ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस बुढ़िया को वो कंगाल अब शगुनी मनहूस कहती थी वह इतना कुछ कर सकती है। इसी तरह कुछ महीने बीते और सुधा जी प्रसिद्ध होती चली गई। एक दिन विकास घर आकर पूनम से बोला, सुनो बिजनेस में बड़ा घाटा हो रहा है, ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर लग रहा है कि जल्द ही ये घर बेचना पड़ेगा। हाँ, पर यह घर बेचकर हम जाएंगे कहाँ? पूनम ने पूछा। तो विकास बोला कि मैंने एक किराए का मकान देख रखा है, हम उसमें चलेंगे और इस बुढ़िया को वृद्ध आश्रम छोड़ देंगे। हम दोनों अपना घर चला लेंगे, इस बुढ़िया का कौन बोझ उठाएगा? अगले दिन विकास ने सुधा जी से कहा, चलो माँ, तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ना है। अब ये घर में किसी को बेच रहा हूँ तो किराए के घर में मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता। आज तुम्हारी वजह से मेरी यह हालत हुई है। कंगाल हो तुम मुझे भी कंगाल बना दिया। हमेशा मेरी बरकत तुम्हारी वजह से ही नहीं हो पाई। ठीक है बेटा, तुम लोग जहाँ जाना चाहते हो जाओ। सुधा जी हाथ जोड़कर बोली, पर बेटा बस 15 दिन का मोहलत दे दो, मैं अपने रहने का इंतज़ार कर लूँ, फिर मैं खुद ही चली जाऊंगी। बेटे ने सोचा, चलो ठीक है, खुद ही चली जाएगी तो कोई मुझ पर उंगली भी नहीं उठाएगा। अब सुधा जी चोरी चुपके लोगों के घरों में खाना बनाने जाती। उस बेचारे हलवाई ने सुधा जी का एक बैंक अकाउंट खुलवा दिया। एक दिन उस हलवाई ने बताया कि दिल्ली में बहुत बड़ा आयोजन होगा, बहुत सारे लोग वहाँ पर अपने अपने तरीके का ट्रेडिशनल खाना बनाएंगे और जिनका खाना ज़्यादा पसंद आएगा उसे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। यह सुनते ही सुधा जी की आंखों में तो एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने हलवाई से कहकर वहाँ जाने के लिए हाँ बोल दिया। जाने की तारीख आई तो सुधा जी हर रोज की तरह चुपके से मंदिर का बहाना लेकर और अपने साथ कुछ कपड़े लेकर वहाँ से निकल गई और उस हलवाई के साथ ही दिल्ली के लिए रवाना हो गई। 2 दिन बाद आयोजन था। सभी लोग अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना रहे थे। सुधा जी ने वहीं 4 ईंटों का एक चूल्हा जमाया, उसमें कोयला जलाया और दाल बाटी, मक्के की रोटी, सरसों का साग, खीर, पूरी, सभी देसी आइटम बनाए थे। कुछ समय बाद बड़े बड़े लोगों ने खाना टेस्ट करना शुरू कर दिया तो सारी भीड़ सुधा जी के खाने पर टूट पड़ी। लोगों को उनका सरसों का साग, बाटी, दाल, खीर, पूरी इतना पसंद आया कि लोग उंगलियां चाटते रह गई। यह देखकर सुधा जी की आंखें भर आई। सुधा जी को स्टेज पर बुलाकर 5 लाख रुपए की धनराशि मिली तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वो कहते हैं ना, किस्मत बदलते देर नहीं लगती। आज सुधा जी की किस्मत भी बुलंदियों को छूने को तैयार थी। 5 लाख के साथ साथ उन्हें वहाँ रहने की भी सुविधा दी गई। अब सुधा जी ने ठान लिया था कि अब वो यही रहकर अपना गुजारा करेंगी, क्योंकि घर वापस गई तो बेटे बहू उनकी सारी धनराशि छीन लेंगे। उन्होंने हलवाई के साथ मिलकर वहीं पर एक रेस्टोरेंट खोल लिया। महीने बीते, फिर साल बीते, ऐसे ही दिनों दिन सुधा जी का नाम अखबारों में भी चर्चित होने लगा। उनका देसी खाना मशहूर होने पर वो टीवी पर और मोबाइल पर उनके इंटरव्यू तक आने लगे थे।
एक दिन सुधा जी के बेटे बहू घर पर थे और उनका 10 साल का पोता मोबाइल पर शॉर्ट्स देख रहा था कि उसी समय सुधा जी का इंटरव्यू का शॉर्ट वीडियो उनके सामने आया। तभी बंटी जोर से चिल्लाया, मम्मी पापा देखो, दादी माँ मोबाइल पर आ रही है। दोनों ने सोचा कि बेटा हंसी कर रहा होगा, लेकिन जब बंटी चिल्लाता रहा तो दोनों उठकर बंटी के पास आए और जैसे ही दोनों ने मोबाइल देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि माँ इतना बड़ा नाम कमाएगी। उन्हें तो लग रहा था कि माँ इतने सालों में तो कहीं मर मरा गई होगी। उन दोनों के मन में लालसा जागी, क्योंकि वे लोग तो किराए के मकान में ही रहते थे। कुछ दिन बाद माँ का पता करके माँ के पास पहुँचे। वहीं कंगाल माँ के ठाट बाट देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सुधा जी साड़ी पहने और हाथों में आईफोन और घड़ी पहने हुए बहुत सुंदर लग रही थी। जिन्हें पहले बेटे बहू ने उन्हें भिखारी की तरह रखा था, दोनों माँ को देखकर उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोले, माँ हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने तो आपको यूं ही गंवार जाहिल कंगाल समझ लिया था, लेकिन आप तो कोहिनूर का हीरा निकली। तो सुधा जी ने दोनों को पहचानने से इनकार कर दिया और बोली, तुम हमारे मेहमान हो और हमारे कल्चर में सिखाया जाता है कि मेहमान भगवान के समान होते हैं, इसलिए खाना खाकर जाना। तुम्हारी तरह भूखा नहीं मार रही हूँ। और हाँ, आज तुम्हारी कंगाल माँ तुम्हें कुछ पैसे दे रही है जो मेरे पोते की पढ़ाई के लिए हैं। एक नेक इंसान बनना, उसे अपनी तरह मत रखना। आखिरकार दोनों बेटे बहू अपना सा मुंह लेकर वहाँ से चले गए और सुधा जी वहीं रहकर अपनी जिंदगी गुजर बसर करने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।